हमारे चैनल टेक क्लोज पे। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इन इंडिया। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल। हम लोग आज बात करेंगे पार्ट 11 के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 11 दिया गया है, जिसके अंदर दो चैप्टर हैं। एक है आपकी लेजिस्लेटिव रिलेशन और एक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के अंदर आपकी जो सेक्शन है वो 256 टू 263 आते हैं। उसके अंदर भी दो पैरा है, और जो आपका चैप्टर 1 है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर है, जिसके अंदर आपका आर्टिकल 245 टू 255 हम आज कवर करेंगे। ओके, हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 245 के बारे में। अभी हम लोग अगर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर आर्टिकल 245 टू 255, तो यहाँ पे बात होती है यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की और कंकरेंट लिस्ट की। यूनियन लिस्ट में ऑलमोस्ट 100 आइटम है, स्टेट लिस्ट में 66 और कंकरेंट में 52 एज ऑफ नाउ। आप चेक कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। ओके, आर्टिकल 245 क्या कहता है आपका? एक्सटेंड टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 245 में हम लोग बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। इसमें क्या बोला है कि आर्टिकल 245 में पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो लॉ बना सकता है किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और एनी टेरिटरी इन इंडिया। पार्लियामेंट के पास में वो पावर है। एंड नो लॉ शैल बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। और कोई भी लॉ इस ग्राउंड पे कि वो जो लॉ बना है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में बना है, इस ग्राउंड पे वो आपका इनवैलिड नहीं होगा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 246। 246 में हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में। दिस इज द कीवर्ड आप लोग याद रखेंगे कि 256 में हम क्या डिस्कस करेंगे? सब्जेक्ट मैटर, कि हम लोग पार्लियामेंट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, कि आपका जो पार्लियामेंट है वो किस, यहाँ पे 3 लिस्ट होती है। हम लोग बात करते हैं शेड्यूल 7 की। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें लिखा गया है कि जो पार्ट 1 है, लाइक सब क्लोज 1 अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 246 का, तो इसमें कीवर्ड है कि पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ इन द यूनियन लिस्ट। ओके, जो आपके पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो यूनियन के मैटर में आपके लॉ बना सकता है। Then clause 2 में लिखा है कि state have the power to make the law in the state list and subject to clause 1 and clause 2 legislature of the any state power to make the law in the state list। और legislature के पास में, पार्लियामेंट के पास में पावर है वो कि वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकता है। ओके, हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 246 की। 246 is a special provision with respect to goods and services tax inside by the 101 Amendment Act in 2016। ओके, आर्टिकल 256 ए में 2 क्लोज है। लाइक क्लोज 1 कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट 246 एंड 254। 246 आपकी क्या बात करता है? हम लोगों ने अभी 246 देखा कि 246 में हम लोग बात करते थे, हमने एक बार देख लेता हूँ आपको क्या ही बता देते हैं कि 246 में सब्जेक्ट मैटर, राइट। 246 में हम सब्जेक्ट मैटर बात करते हैं कि स्टेट किस चीज़ में कानून बना सकता है, या फिर आपका यूनियन यानी कि पार्लियामेंट किस मैटर, सब्जेक्ट मैटर पे कानून बना सकता है। एंड 254 इज़ लाइक अगर ये कानून एक दूसरे के साथ में इनकंसिस्टेंट है तो। सब्जेक्ट टू क्लोज 2, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट have power to make the law respect to the goods and services taxed by the union or state। जो हर एक स्टेट के लेजिस्लेचर के पास में पावर है कि वो जीएसटी के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट दोनों पे ही कानून बना सकता है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट के पास में पावर है मेक लॉ विद द रेस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विसेज वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ कैन टेक प्लेस इन द कोड ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए भी पार्लियामेंट कानून बना सकता है।
अब आर्टिकल 247 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 247 बात करता है एडिशनल कोर्ट्स की, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट। तो आर्टिकल 247 में पार्लियामेंट बाय द लॉ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एडिशनल कोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट रेस्पेक्ट मैटर एनुमरेट इन यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट में हम लोगों के मैटर दिए गए हैं, लाइक जो सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं, तो उस मैटर में लाइक पार्लियामेंट एडिशनल कोर्ट्स बना सकता है जो कि उन सब्जेक्ट मैटर को डील करेंगे, जिससे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा हो। अब 248 रेजिडरी पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। 248 बात करता है कि subject to article 246A parliament have exclusive power to make the law any respect of any matter not enumerated in concurrent list or state list, like सब इसमें लिखा है कि article 248 में parliament can make the law, parliament have the exclusive power to make the law on any subject matter, okay, even it's not matter in the concurrent list or state list, like जैसे कि आपने स्टेट कानून बना था साइबर क्राइम पे, इसरो पे, एटॉमिक एनर्जी पे, these all matters are included inside the union list and shall include power of making any law impounding a tax not mentioned in either of those lists। और पार्लियामेंट आपकी लॉ बना करके इम्पोज कर सकता है टैक्स जो कि ना ही आपकी इन लिस्ट जो इनके लिस्ट के अंदर नहीं दिए गए हैं उन मैटर पे भी। 249 की बात करें तो हम 249 बात करता है नेशनल इंटरेस्ट की। सो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। सो 241 में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन चैप्टर इफ काउंसिलिंग ऑफ स्टेट डिक्लेयर एनी रेजोल्यूशन नॉट लेस देन 1/3 ऑफ मेंबर present voting, I think is a 2/3, that is it is necessary to explicit the national interest that parliament should make law with respect to goods and services tax under article 246A matter in the state list specify in resolution it shall be lawful। so मैं बात करते हैं 249 की। 249 में ये क्या बोलते हैं कि जो 246A है पार्लियामेंट में है एक्ट, तो पार्लियामेंट के पास में लाइक एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने की रेस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एनुमरेटेड इन कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। जो मैटर कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में भी नहीं है उसके ऊपर भी लाइक 248 में बना सकते हैं। ये हम बात करें 249 की। तो 249 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। सो मैं बात कर रहा था 2/3, ये हाँ 1/3 नहीं है 2/3 है, यही देख रहा था मैं। सो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर इफ काउंसिल ऑफ स्टेट हैव डिक्लेयर बाय रेजोल्यूशन, जो स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है वो 2/3 से कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट में कोई लॉ बनाते हैं, सो वो लॉ बना सकते हैं और रेजोल्यूशन पास करके वो पार्लियामेंट में उसको लॉ को बना सकते हैं। और जो पास अंडर क्लॉज 1 शैल रिमेन इन फोर्स सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एज मे बी प्रिस्क्राइब। और जो लॉ बनेगा वो 1 साल के लिए बनेगा, 1 साल के बाद या फिर वो हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे कितने टाइम तक के लिए वो लॉ इम्प्लीमेंट होगा। लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर द रेजोल्यूशन क्लॉज 1 हैज़ बीन competent to make shall extend to the incompetency cause have effect of expiration of 6 months after the resolution have ceased to be forced to except as respect thing done and omitted to be done before the expiration of the said period। so जो ये लॉ है 1 साल के बाद या उसके 6 महीने बाद वो ओमिट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो 250 power of parliament to legislature with respect to any matter in the state list if a proclamation of emergency is in operation। तो यहाँ पे बात करते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। सो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर पार्लियामेंट शैल वाइल प्रोक्लेम ऑफ इमरजेंसी इन दिस ऑपरेशन हैव पावर टू मेक द लॉ for whole or any part of the territory of India with respect of like with rest of GST under article 268A in the state list। so emergency के टाइम पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है पूरे इंडिया के लिए और लाइक लॉ में और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया या इंडिया की किसी भी टेरिटरी के किसी भी पार्ट के लिए या किसी भी स्टेट के लिए वो लॉ बना सकती है। The law made by the parliament with
Parliament would not be for the issue a proclamation of the emergency to extend to the incompetency cease to have effect of expiration of the period of 6 months after the resolution have been ceased or to be forced, except as respect thing done or omitted to be done before or the expiration of said period. सो यही है कि जो आपका प्रोक्लेमेशन का जब पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो ये लॉ भी ख़त्म हो जाएगा. अगर वो पीरियड एक्सटेंड करना है तो इसको उससे पहले ये लॉ ख़त्म हो जाएगा. 6 महीने तक ये लॉ वैलिड रहेगा. 251 inconsistency between the law made by the parliament under article 249 and 250 and law made by the legislature of the state. So जो आर्टिकल 249 में हम लोगों ने लॉ बनाया था, जो नेशनल इंटरेस्ट में लॉ बनाया था 2/3 से मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करके, वो अगर इनकन्सिस्टेंसी जो स्टेट लिस्ट में स्टेट ने बनाया या 250 में या फिर आपका पार्लियामेंट ने बनाया 250 में लॉ बनाया, so law made by the legislature or state, so parliament law which inconsistent with the state parliament prevail the state law. so इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है और सेम सब्जेक्ट मैटर पे अगर स्टेट ने भी लॉ बनाया है 250 में, तो जो स्टेट ने लॉ बनाया है वो आपका वो लॉ आपका वॉइड हो जाएगा और जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो लॉ प्रिवेल करेगा स्टेट के लॉ के ऊपर. राइट. अब हम बात करते हैं 252 की. 252 इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more स्टेट बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट. सो आर्टिकल 252 की जब हम बात करते हैं 2 or more स्टेट डिजायर टू बी एनी मैटर विद रेस्पेक्ट विच पार्लियामेंट हैव नो पावर टू मेक लॉ फॉर दोज स्टेट by parliament except article 249 and 250 should be regulated in such state by parliament by law, and if resolution passed by all the houses of legislature of those state, parliament have power to law behalf of those parliament have power to make the law behalf of the houses or 2 houses of each of the हाउस ऑफ डेट स्टेट. इसका मतलब ये है कि जैसे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि आप पार्लियामेंट से कि आप हमारे लिए लॉ बना दीजिए, तो पहले वो लॉ अपने यहाँ पे अपनी पार्लियामेंट अपने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और अपनी कंसेंट देंगे कि आप हमारे लिए लॉ बना दीजिए, और उस कंसेंट को देने के बाद में पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना देगा और वो लॉ फिर अब वो वहाँ पे दोबारा अपने यहाँ पे बिल पास करेंगे और वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर देंगे. एनी एक्ट सो पास बाय द पार्लियामेंट में बी अमेंडेड और रिपील बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट in like manner but shall not be respect any state to which its apply be amended or repealed by the act of the legislature. वही की एक्ट जैसे उन्होंने बनाया आपको दिया, तो उस एक्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज स्टेट लिस्ट में एक मैटर है और हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं हम. तो सपोज फॉरेस्ट को लेके कोई डिस्प्यूट है जो कि 2 स्टेट बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए ये लॉ बना दीजिए पार्लियामेंट से. सो बिहार ने भी बोला कि आप हमारे लिए बना दीजिए और यूपी ने भी बोला और एमपी ने भी बोला कि सेम सब्जेक्ट मैटर पे हमारे यहाँ पे आप एक लॉ बना दीजिए जो कि हमारे फॉरेस्ट गार्ड के लिए रहेगा. सो उन्होंने अपने यहाँ पे एक 2/3 से एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और वो उन्होंने अपनी जो एसेंट पार्लियामेंट को दे दी. पार्लियामेंट ने सेम लॉ बना दिया, फिर उन्होंने उस सेम लॉ को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया. तो वो सेम लॉ जो उस पार्लियामेंट ने बनाया उसको पार्लियामेंट अमेंड भी कर सकती है, उसको रिपील भी कर सकती है और उस लॉ में चेंजेस भी कर सकती है. 253 लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट. अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 253 में. पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक लॉ फॉर होल or any part of territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made by any international conference, association or other bodies. Okay, so
पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो लॉ बना सकती हैं अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सपोज मोदी जी गए हैं, उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया किसी कंट्री के साथ में, और उन्होंने बोला कि स्टेट को कि आप ये वो स्टेट लिस्ट में नहीं आता, फिर भी पार्लियामेंट लॉ बना के उस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पे उस कंट्री के साथ में अपना लॉ बना सकती है उस सब्जेक्ट मैटर पे। आर्टिकल 254, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट आर्टिकल 251 क्लोज 1, स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर, वो कंकरेंट लिस्ट में लॉ बना सकते हैं। पार्लियामेंट शैल प्रिवेल द लॉ, अगर स्टेट लिस्ट लेजिस्लेचर ने कंकरेंट लिस्ट में कोई लॉ बनाया है और सेम लॉ पार्लियामेंट ने भी बनाया है कंकरेंट लिस्ट के ऊपर ही, सो जो पार्लियामेंट का लॉ है वो प्रिवेल करेगा एंड स्टेट शैल एक्सटेंड टू रिपेंच बी वर्ल्ड। अगर जो स्टेट का जो लॉ है वो विरोधाभास कर रहा है आपके यूनियन के लॉ के साथ में, तो जो स्टेट का जो लॉ है वो आपका वॉइड हो जाएगा और जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो आपका यहाँ पर प्रिवेल करेगा। सो स्टेट लेजिस्लेचर have the power to make the law for the concurrent list, consideration of the president and have received an assent prevail that states। suppose state legislature ने कोई law बनाया concurrent list पे, और वो जो law बनाया है वो उन्होंने रख दिया प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए, वो प्रेसिडेंट ने एसेंट भी दे दी सेम सब्जेक्ट मैटर पे उस लॉ के लिए, तो वो जो लॉ है वो जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है वो लॉ प्रिवेल करेगा आपके यूनियन के लॉ को, बट यूनियन कैन made the amendment in the law and at the same time union can repeal the law and union can make the changes as well। 255 requirement as to the recommendation and previous sanction to be regarded as the matter of procedure only। so article 255 की हम जब बात करते हैं उसमें बोला गया है no act of the parliament or the legislature of the state or no any such act shall be invalid only that some recommendation or previous sanction required not given। इसमें क्या बोला गया है, जो आपकी पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ने कोई स्टेट बना कोई लॉ बनाना था उससे पहले उन्होंने रिकमेंडेशन लेनी थी या फिर कोई सैंक्शन लेनी थी गवर्नमेंट से, प्रेसिडेंट से या फिर किसी से, और उन्होंने वो प्रेसिडेंट से वो एसेंट नहीं लिए बट वो लॉ इस तरह से ही बनाया। सो बिकॉज ऑफ दैट ग्राउंड दैट लॉ इज नॉट गोइंग टू बी invalid। recommendation required by that governor either or by the president, so recommendation required by the Raj Pramukh either by the Raj Pramukh or by the president, and recommendation or previous sanction required that of the president or by the president। so वो लेनी थी वो नहीं ली, तो इस ग्राउंड पे ही वो लॉ इनवैलिड नहीं होगा। सो हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट लेजिस्लेटिव रिलेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। So thank you for the watching the video and please like, comment and share and subscribe the channel। Thank you for the watching।